शाम के 7 बज चुके थे। सब मजदूर अपने घर चले गए थे, सिवाय पायल के। पायल अभी तक वहीं पर बैठकर सिलाई का काम कर रही थी। तभी उसे एक औरत आवाज़ देती है, अरे पायल बेटी, 7 बज चुके हैं, तुझे घर नहीं जाना क्या? सुबह से बिना कुछ खाए पिए तू सिलाई का काम कर रही है। अंधेरा भी होने को है। चल, दोनों साथ में चलते हैं। अभी आती हूँ गीता मौसी, बस ये आखिरी कपड़ा ही बचा है। जल्दी कर बेटी, हमें अभी मालिक के पास जाकर आज की मजदूरी भी लेनी है। फिर पायल अपना काम पूरा करके गीता मौसी के साथ मालिक के पास आती है। ये लो मौसी आपके पैसे, और ये लो बेटी तुम्हारे पैसे। धन्यवाद मालिक। मालिक, आपने मुझे गलती से 1000 रुपये दे दिए। मेरी मजदूरी तो सिर्फ 400 रुपये ही है। अरे रख ले बेटा, ये तेरे मेहनत की पैसे ही है। आज तूने ओवर टाइम काम किया है। शुक्रिया मालिक। फिर वो दोनों रास्ते में सब्जी और दाल चावल खरीद लेते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। राशन का सामान लेने के बाद भी मेरे पास अभी बहुत पैसे बचे हैं। मैं इसे बचा लूँगी, माँ जी के इलाज में काम आएंगे। पायल का परिवार बहुत ही गरीब था। उसकी माँ का एक्सीडेंट होने की वजह से वह हमेशा व्हीलचेयर पर ही रहती थी। उसकी ननद लोगों के घर में बर्तन मांजती थी और उसका पति जो दिन रात बस शराब के नशे में ही रहता था। घर में बस पायल और उसकी ननद ही कमाती थी। अरे भाभी, अच्छा हुआ आप आ गई। देखो ना, माँ को बहुत तेज़ बुखार है। हमें उन्हें अभी हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा, लेकिन हमारे पास तो उतने पैसे भी नहीं है। तुम चिंता मत करो सुंदरी, मैंने आज ज़्यादा काम किया है तो मालिक ने मुझे बहुत पैसे दिए हैं। सब्जी लाने के बाद भी अभी 600 रुपये बचे हैं। चलो, हम अभी माँ जी को लेकर चलते हैं। पायल की बातें सुनकर उसका पति विवेक नींद से उठता है। कोई कहीं नहीं जाएगा, ये पैसे मुझे दे दो। आज तो मेरे पीने का अच्छा खासा बंदोबस्त हो जाएगा। लेकिन माँ जी की हालत तो देखो, हॉस्पिटल में ही पैसे लग जाएंगे। इतनी सी बात के लिए हॉस्पिटल कौन जाता है? 100 रुपये तुम रख लो और 500 मुझे दो और जाकर दवाई लेकर आओ। इतना कहकर विवेक उसके हाथ से पैसे छीन लेता है और वो बाहर शराब पीने चला जाता है। फिर पायल अपनी सास के लिए दवाई लेकर आती है। ये लो माँ जी, दवाई खा लो, आपको ठीक लगेगा। मैं अभी खाना बनाती हूँ, फिर खाना खाकर आप सो जाना। मेरे लिए कितना करती है तू बेटी। और एक मेरा नालायक बेटा है जो बस दिन रात शराब के नशे में ही रहता है। पता नहीं तू नहीं होती तो इस घर का क्या होता। हाँ भाभी, आप ही की वजह से ये सब चल रहा है। जो जिम्मेदारियाँ भाई को उठानी चाहिए थी वो सब काम आप करती है। अरे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मेरी खुद के माँ बाप होते तो मैं भी उनका ऐसे ही ख्याल रखती। आप लोगों की वजह से तो मुझे रहने को ये जगह मिली है, वही मेरे लिए काफ़ी है। ये तो तेरा बड़प्पन है बेटी, वरना आज के ज़माने में कौन अपने सास की इतनी सेवा करता है। तू तो सुंदरी का भी कितना ख्याल रखती है बेटी। इतने में वहाँ विवेक शराब पीकर आता है। 4 बोतल वोडका का मेरा रोज का, ना मुझको कोई रोके ना किसी ने रोका। शराब के नशे में विवेक जमीन पर गिर जाता है। उसकी ये हालत देखकर पायल बहुत घबरा जाती है। फिर सुंदरी और पायल उसे उठाकर बिस्तर पर लेटा देती है और अपने पति पर शर्मिंदा होकर पायल रोने लगती है। रो मत बेटी, मैं तेरा दुख समझ सकती हूँ, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती बेटी। इसका तो ये रोज का है। लेकिन पायल, मुझे सुंदरी की चिंता है। अभी इसकी शादी की उम्र है। मेरी हालत भी ऐसी नहीं कि मैं बाहर जाकर लड़के ढूंढूं। तू ही इसके लिए कोई अच्छा लड़का देख ले बेटी। तू ही मेरी आखिरी उम्मीद है। आप चिंता मत करो माँ जी, मैं देखूंगी सुंदरी के लिए रिश्ता। फिर अगले दिन सुबह पायल अपने आसपास के लोगों को बता देती है कि उनके नज़र में सुंदरी के लिए कोई अच्छा लड़का हो तो बता दे। गीता मौसी, अब सुंदरी की शादी की उम्र हो गई है, उसके लिए कोई अच्छा लड़का हो तो बताना। लेकिन बेटी, सुंदरी तो कितनी काली दिखती है, उसे इतनी आसानी से लड़का नहीं मिलेगा। सब लड़कों को सुंदर लड़की की तलाश होती है,
ऐसे में सुंदरी की शादी कैसे होगी? जरूर होगी गीता मौसी, क्योंकि ज़िंदगी गुजारने के लिए सिर्फ शक्ल काफ़ी नहीं होती, लड़की के गुण भी मायने रखते हैं। और हमारी सुंदरी का तो आपको पता ही है, वो बहुत ही सुशील है, घर का सब काम उसे आता है। अभी पैसों की कमी की वजह से मैं उसे पढ़ा नहीं पाई, लेकिन वो बहुत होशियार भी है। ठीक है बेटी, अगर मेरे नज़र में कोई हो तो मैं तुझे बता दूंगी। फिर वो दोनों अपना अपना काम करने लगती है। फिर अगले दिन, अरे पायल बेटी, मेरे पास सुंदरी के लिए बहुत ही अच्छा रिश्ता है। लड़के का परिवार थोड़ा गरीब है, लेकिन लड़का जॉब करता है, तो आज नहीं तो कल उसकी बरकत तो हो ही जाएगी बेटा। लड़के के माँ बाप ने अपने बेटे को बड़ी मेहनत से पढ़ाया है। उसके घर वाले भी बहुत भले लोग हैं। तुम कहो तो मैं बात चलाऊं? गीता मौसी की बातें सुनकर पायल बहुत खुश होती है। हाँ मौसी, आप उन्हें कल शाम को लेकर आना। यहाँ का काम होने के बाद दोनों परिवार भी मिल लेंगे। माँ जी की तबीयत भी अब ठीक है, उन्हें भी यह खबर सुनकर बहुत खुशी होगी। ठीक है बेटी, मैं उन लोगों को खबर देती हूँ। फिर अगले दिन लड़की के माता पिता और लड़का सुंदरी को देखने आता है। सब लोग बैठे हुए होते हैं कि सुंदरी मेहमानों के लिए चाय लेकर आती है। सुंदरी से बात करके सागर और उसके घर वालों को बहुत अच्छा लगता है कि उतने में वहाँ विवेक शराब पी कर आता है और वो मेहमानों से बदतमीजी करने लगता है। अरे ये कौन है? अरे मेरे घर में क्या कर रहे हैं? सुनिए जी, आप प्लीज़ शांत हो जाइए। ये लोग हमारी सुंदरी को देखने के लिए आए हैं। इनको हमारी सुंदरी बहुत पसंद आई है। इन्हें पसंद है तो क्या? मैं मेरी बहन की शादी ऐसे किसी भी फटीचर से नहीं करवाऊंगा। मैं मेरी सुंदरी के लिए अच्छा रिश्ता देखूंगा और आप लोग निकल जाइए मेरे घर से। फिर सागर और उसके परिवार वाले वहाँ से चले जाते हैं। रिश्ता होते होते रह गया, इस बात का सुंदरी, उसकी माँ और पायल को बहुत दुख होता है। लेकिन विवेक तो नशे में ही होता है। इस बात पर पायल को बहुत गुस्सा आता है। बस बहुत हुआ, आज आपकी वजह से ये रिश्ता हाथ से चला गया। ऐसे लोगों की गरीबी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। वो सागर काम करके पैसे कमाता है, आपके जैसे नहीं जो बीवी के पैसों पर अय्याशी करता है। अरे आपने तो मुझे आज तक 2 पल की खुशी भी नहीं दी। आज हम लोग इतना खुश थे कि सुंदरी की शादी एक अच्छे परिवार में होने वाली है, लेकिन आपने वो रिश्ता बनने से पहले ही तोड़ दिया। अब आपको इस घर में रहने का कोई अधिकार नहीं है। आज तक मैं इस घर की जिम्मेदारी उठाते आ रही हूँ, आगे से मैं ही उठाऊंगी। हमें आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी आपके आने से सभी लोगों को दुखी होता है। चले जाइए यहाँ से। इतना कहकर पायल अपने पति को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देती है। माँ जी, मुझे माफ़ कीजिए, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। आगे भी ऐसे ही चलता रहा तो कैसी होगी सुंदरी की शादी? बेटी, तू माफ़ी मत मांग। मैं तो कहूँगी कि तूने आज बड़ी हिम्मत से काम लिया है। ये काम तो तुझे पहले ही करना चाहिए था। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं सुंदरी के लिए इससे भी अच्छा रिश्ता लेकर आऊँगी। और कुछ ही दिनों में पायल ने जैसा कहा था, सुंदरी के लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता आता है। अरे आप लोग कौन हैं? जी, हमें पता चला कि आप अपनी ननंद की शादी करवाना चाहती है। लेकिन आपका लड़का क्या करता है? इसका नाम शेखर है। ये हमारा फैमिली बिजनेस संभालता है। हमारी 4 बड़ी कंपनीज है, हम दोनों ही मिलकर उसे संभालते हैं। आप तो बहुत ही बड़े लोग हैं, आपके सामने हम तो बहुत ही छोटे हैं। आपका शेखर भी दिखने में बहुत ही सुंदर है। आपको तो कोई भी लड़की मिल जाएगी रईस खानदान वाली, तो आप अपनी बेटे की शादी सुंदरी से क्यों करवाना चाहते हो? बेटी, पैसा और शक्ल ही सब कुछ नहीं होता। हमने सुंदरी के बारे में बहुत सुना है, इसीलिए हम लोग ये रिश्ता लेकर आए हैं। लेकिन हमारी एक शर्त है, हमें दहेज में 5 लाख रुपए चाहिए। क्या 5 लाख? नहीं भाभी, मुझे ये शादी नहीं करनी। नहीं नहीं, आप इसकी बातें दिल पर मत लो, मैं पैसों का इंतज़ाम कर लूँगी। आप बस शादी का मुहूर्त निकाल के हमें बताइए। फिर 2 महीने बाद का शादी का मुहूर्त निकालता है। पायल को अब कैसे भी करके पैसे कमाने थे। वो अब दिन रात मेहनत करके फैक्ट्री में काम करती थी। जैसे तैसे करके उसने पैसे कमा लिए।
फिर भी थोड़े पैसे कम पड़ रहे थे। फिर वो अपने फैक्ट्री के मालिक से थोड़े पैसे उधार मांग लेती है और ठीक 2 महीने बाद सुंदरी और शेखर की शादी हो जाती है। दोनों की शादी गांव में ही करवाते हैं। शादी में गिने चुने लोग ही थे। अरे मालती, ये मेरे पोते की दूसरी शादी क्यों करवा रही है तू? चुप कर बुढ़िया, ज्यादा मत बोल वरना कोई सुन लेगा। तभी पायल वहां पर आती है। उसे देखकर शीला बहुत घबरा जाती है। क्या हुआ आंटी? आप कुछ टेंशन में लग रही हो। सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है, बस मेरी सास पूछ रही थी कि दहेज का क्या हुआ, पैसे कब देने वाले हो तुम लोग? सब तैयार है आंटी, इसीलिए आपको यहाँ बुलाने आई हूँ। पैसों का बैग अंदर कमरे में है, आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको पैसे देती हूँ। फिर पायल शीला को पैसे देती है। शादी के बाद वो सभी लोग शहर आ जाते हैं। सभी लोग घर के अंदर आते ही तभी वहाँ पर रानी आती है। अरे आ गए आप लोग, मैं कब से आप लोगों का इंतजार कर रही थी। और कैसी रही आपकी नकली शादी? क्या नकली शादी? माँ जी ये क्या कह रही है? और ये कौन है? ये इस घर की बहू है, शेखर की पत्नी रानी। क्या इनकी पहले से शादी हो चुकी है? लेकिन इनकी शादी तो मुझसे हुई है ना। अगर इनकी शादी पहले से ही हो चुकी थी तो आपने इनकी शादी मुझसे क्यों करवाई? चुप कर सुंदरी, मैं ये शादी को नहीं मानता। मेरी सिर्फ एक ही पत्नी है और वो रानी है। क्या सुंदरी? अरे इतनी बदसूरत और काली लड़की का नाम सुंदरी कैसे कोई रख सकता है? तू इतनी बदसूरत होकर भी महलों के सपने देख कैसे सकती है? तुझे यहाँ बस घर के काम करने के लिए लाया है। आप लोगों को घर के काम करने के लिए नौकर मिल सकते थे। आप लोगों ने मेरी जिंदगी बर्बाद क्यों की? अरे बेवकूफ़ लड़की, आजकल खर्चे काफ़ी बढ़ गए हैं और नौकरों पे इतना पैसा बर्बाद कौन करेगा, जबकि हमें मुफ्त में नौकरानी मिल रही है। अरे मुफ्त में कहा बहू, इसके घर वालों ने तो दहेज भी दिया है। ये तो सोने पे सुहागा है। फोकट की नौकरानी भी मिल गई और पैसे भी मिल गए। उनकी बातें सुनकर सुंदरी को बहुत दुख होता है और वो रोने लगती है, क्योंकि उसकी भाभी ने बड़ी मेहनत से वो पैसे कमाए थे। अरे शेखर, ये मेरी सौतन तो रोने लग गई। ए लड़की, ज़्यादा ड्रामा मत कर। तुझे क्या लगता है कि हम जैसे अमीर लोग तेरी जैसी काली और गरीब लड़की को हमारी घर की बहू बनाएंगे? तेरी जैसी लड़कियां तो सिर्फ नौकरानी बनने के लायक ही होती है। जा अच्छे से घर देख ले, कल से घर का सारा काम तुझे ही करना है। चलो बेबी, मैं भी चलती हूँ, मुझे पार्लर जाना है। फिर बाकी के लोग भी वहाँ से अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। सुंदरी को रोता देखकर शेखर की दादी सुंदरी के पास आती है। रो मत बेटी, मैं तेरा दुख समझ सकती हूँ। मुझे पता नहीं था कि ये लोग शेखर की दूसरी शादी करवाने वाले हैं, लेकिन तू चिंता मत कर बेटी, सब ठीक हो जाएगा। फिर दादी सुंदरी को अपने कमरे में लेकर जाती है और सुंदरी वही सो जाती है। फिर अगले दिन सुबह, अरे ओ महारानी, जल्दी उठ, टाइम देख क्या हुआ है, 9 बज गए हैं। अपनी सास की आवाज़ सुनकर सुंदरी एकदम से उठ जाती है। माफ़ कीजिए माँ जी, वो कल थकान की वजह से ज़्यादा देर सो गई। हाँ हाँ ठीक है, और आज से मुझे माँ जी नहीं मैडम कह के बुलाया कर। अब जाके तैयार होकर जल्दी से चाय और नाश्ता बना दे, और कल सुबह से 6 बजे उठकर घर का सारा काम कर लेना। 8 बजे तक नाश्ता तैयार हो जाना चाहिए। जी मैडम, मैं कर लूँगी। फिर सुंदरी चाय और नाश्ता बनाने लगती है। उसके बाद घर में झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े भी वही धोती थी। अपने पति को दूसरी औरत के साथ देखकर सुंदरी को बहुत बुरा लगता था, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। उसका पूरा दिन घर के काम में ही निकलता था। मैडम जी, सब्जी ख़त्म हो गई है, आप मुझे कुछ पैसे दो, मैं बाज़ार से सब्जी लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, तू कहीं नहीं जाएगी। कहीं पैसे लेकर भाग गई तो चुपचाप जाके दूसरे काम कर, तुझे सब्जी मैं ला कर देती हूँ। फिर शीला खुद बाजार जाकर सब्जी लेकर आती है। वो लोग सुंदरी को घर से बाहर कभी नहीं भेजते थे। बेचारी सुंदरी बस घर का कामकाज ही किया करती थी
और ऊपर से सबके ताने भी सुनती थी। इधर सुंदरी के घर वाले भी उसके लिए बहुत परेशान थे। अरे बेटी, 6 महीने हो गए, सुंदरी को वो लोग अभी तक लेकर क्यों नहीं आए? पता नहीं माँ जी, मुझे भी सुंदरी की बहुत फिक्र हो रही है। अभी इतना कर्जा भी हो गया है कि हाथ में पैसे ही नहीं बच रहे। इस महीने मालिक से बात करके थोड़े पैसे ले लेती हूँ, फिर हम लोग ही सुंदरी को मिलने चले जाएंगे। ठीक है बेटा। तभी वहाँ पर पायल का पति विवेक आता है। आप यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे माफ़ कर दो पायल। माँ, मुझे माफ़ कर दो। आज तक मैंने शराब के नशे में बहुत पैसे उड़ाए हैं, तुमसे और माँ से बहुत बदतमीजी की है। लेकिन पायल, मैंने अब शराब छोड़ दी है। मुझे एक और चांस दे दो। मैं तुम्हारे साथ मिलकर माँ का ख्याल रखना चाहता हूँ। उसकी बातें सुनकर पायल और माँ दोनों बहुत खुश होती है। विवेक शराब छोड़कर अब नौकरी करने लगता है। दूसरी तरफ सुंदरी के ससुराल वाले एक दिन कहीं बाहर गांव चले जाते हैं। दादी, ये सब लोग कहाँ चले गए? आज तो कोई भी घर में नहीं दिख रहा। अरे बेटी, वो माता रानी के दर्शन के लिए गए हैं। अब वो कल सुबह ही आएंगे। तो एक काम कर, जल्दी से अपना सामान बांध ले और ये ले पैसे, और गांव की बस पकड़ के सीधा घर चली जा। दादी की बातें सुनकर सुंदरी को बहुत खुशी होती है। वो अपना सामान फटाफट से बांधने लगती है। शुक्रिया दादी, पता नहीं आप नहीं होती तो मेरा क्या होता। मैं इस जेल से कभी भाग नहीं पाती। अरे बेटी, शुक्रिया मत बोल। मुझे तो तेरे लिए बहुत दुख होता है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। मैं तेरे लिए इतना ही कर सकती हूँ। जा, जी ले अपनी जिंदगी। फिर सुंदरी अपनी गांव की बस में बैठकर अपने घर आती है। सुंदरी को देखकर उसके घर वाले बहुत खुश होते हैं। बेटी सुंदरी, कहाँ थी तू इतने दिन? शादी के बाद तो हमें भूल ही गई है तू। हाँ सुंदरी, वहाँ जाने के बाद तुमने एक फ़ोन भी नहीं किया। अपनी माँ और भाभी की एक बार भी याद नहीं आई क्या तुम्हें? और तुम अकेली क्यों आई हो? शेखर कहाँ है? वो तुम्हारा ख्याल तो रखते हैं ना? अरे ये भी क्या पूछने वाली बात है। हमारी सुंदरी का इतने अच्छे घर में रिश्ता हुआ है, ये तो वहाँ राज करती होगी। क्यों, है ना बेटा? उन दोनों की बातें सुनकर सुंदरी रोने लगती है और वो उन्हें सारी हकीकत बता देती है। वो सारी बातें सुनकर पायल और उसकी माँ को भी बहुत दुख होता है। तू चिंता मत कर सुंदरी, अब तू यहाँ आ गई है ना, सब ठीक हो जाएगा। शाम को विवेक भी घर आता है। पायल उसे सारी बातें बता देती है। सुंदरी, तू चिंता मत कर। आज तक तेरे भाई की वजह से सबको बहुत दुख हुआ है। मैंने तो एक बार तेरा होने वाला रिश्ता भी तोड़ा है, लेकिन अब नहीं। अब तू घर में रहकर आराम कर, और तुझे पैसों की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम तेरी शादी किसी अच्छे घर में ही करेंगे, और उन लड़के वालों को भी हम सबक सिखाएंगे। फिर विवेक उन लोगों की कंप्लेंट दर्ज कराने पुलिस स्टेशन आता है। अरे आप यहाँ कैसे आना हुआ? अरे सागर, आप पुलिस में हैं? मुझे तो पता ही नहीं था। उस दिन के मेरे बर्ताव के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। शराब के नशे में मैंने जो मुंह में आया वो बोल दिया। आज मैं यहाँ कंप्लेंट दर्ज कराने आया हूँ। अरे कोई बात नहीं, नशे में आदमी बहक जाता है। कहिए, किसके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करानी है आपको? मेरी बहन सुंदरी के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। फिर विवेक सागर को सारी हकीकत बता देता है। ठीक है, मैं आपकी कंप्लेंट लिखवा लेता हूँ, लेकिन बाकी की जानकारी के लिए मुझे सुंदरी की ज़रूरत होगी, तभी हम उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। फिर सागर सुंदरी से उनकी घरवालों की पूरी जानकारी लेकर उन्हें अरेस्ट कर देता है। सिर्फ पैसा होना काफ़ी नहीं होता, अगली बार किसी गरीब से धोखा करने से पहले 100 बार सोच लेना। इस तरह सागर सुंदरी के साथ इंसाफ करता है। शुक्रिया सागर, तुम्हारी वजह से आज मैं चैन की सांस ले पा रही हूँ। उन लोगों को सज़ा तुम्हारी ही वजह से मिली है। पता नहीं तुम्हारा एहसान मैं कैसे चुका पाऊँगी। वैसे तुम ये एहसान मुझसे शादी करके चुका सकती हो। बोलो, करोगी मुझसे शादी? सागर की बातें सुनकर सुंदरी शर्मा जाती है और जल्द ही सुंदरी और सागर की शादी हो जाती है। अब सुंदरी के पास उसका ख्याल रखने वाला पति था और उसके माता पिता भी बड़े भले लोग थे। इस तरह सुंदरी को उसका मनपसंद जीवन साथी मिल जाता है।